The last topic of this chapter number 4, which is simplification of a force and couple system. सबसे पहले तो हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद फिर हम दो तीन छोटी छोटी कॉमन एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाई वी नीड अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ system. Sometimes it is convenient to reduce a system of forces and couple moments acting on a body to a simpler form by replacing it with an equivalent system consisting of a single resultant force acting at a specific point and a resultant couple moment. होता क्या है कि हमारे पास आप देखेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही होंगी जिसमें उस बॉडी पे जिसकी भी हमें एनालिसिस करनी है उसके ऊपर हो सकता है 3 या 4 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हो। इसी तरह उस रिजिड बॉडी के ऊपर हो सकता है कुछ 2 या 3 कपल्स जो है वो एक्ट कर रहे हो। नाउ इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दैट सिस्टम हम करते क्या है कि हम इन तमाम फोर्सेस को रिड्यूस कर देते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, और साथ साथ हम इन तमाम कपल मोमेंट्स को जो है वो सिंगल कपल मोमेंट के ऊपर रिड्यूस कर देते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को जो है वो आसानी के साथ सिंप्लीफाइड फॉर्म में मॉडल कर सकें। तो इस सिंप्लीफिकेशन को करने के नतीजे में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है वो हम इस टॉपिक में जो है वो देखेंगे। कोशिश हमारी यही होती है कि जब हम सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करें तो जो भी सिस्टम हम क्रिएट करें वो इक्विवेलेंट हो टू द ओरिजिनल सिस्टम। इक्विवेलेंट वो कब होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इक्विवेलेंट if the external effects it produces on a body are same as those caused by the original force and couple moment system। यानी जब भी आप किसी भी सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं, सिंगल फोर्स और सिंगल कपल मोमेंट पे रिड्यूस करते हैं, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उस सिस्टम के वो सेम रहे ताकि आपके ये दोनों सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट सिस्टम्स के तौर पे लिए जाएं। एक्सटर्नल इफेक्ट से क्या मुराद है? द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम रेफर टू द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट इज फ्री टू मूव। हाउएवर, चूंकि आप एज सच स्टैटिक्स में तो बॉडी को फ्री टू मूव कंसिडर नहीं करते, बेसिकली आप जितनी भी बॉडीज कंसिडर करते हैं जनरली वो फिक्स्ड होती हैं। तो उस सूरत में एक्सटर्नल इफेक्ट से क्या मुराद है कि बोथ द सिस्टम शुड प्रोड्यूस द सेम सपोर्ट रिएक्शंस। क्योंकि वो बॉडी फिक्स है तो जो भी सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हो वो सेम हो तो हम उन सिस्टम को इक्विवेलेंट सिस्टम्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। सो इस इंट्रोडक्शन क्या है इस टॉपिक का और हम ये क्यों कर रहे होते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है कि हमारे पास आप आगे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स या रिजिड बॉडीज सिस्टम्स की जब मैं बात करता हूँ तो वो पार्टिकल भी हो सकता है, वो रिजिड बॉडी भी हो सकता है, बट जनरली जब हम सिस्टम की बात करते हैं इससे ऑनवर्ड हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे होंगे तो वो रिजिड बॉडी उसके ऊपर हो सकता है 3 या 4 फोर्सेस लग रही हों और इसी तरह उसके ऊपर 3 या 4 कपल मोमेंट्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस रिजिड बॉडी की एनालिसिस करनी है। तो आप सबसे पहले करते क्या है कि उस रिजिड बॉडी को या उस सिस्टम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो लेकर आते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है कि आपके पास जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं आप उनको रिड्यूस करते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरह जितने भी कपल्स एक्ट कर रहे होते हैं उनको आप रिड्यूस करते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट। इस रिडक्शन और इस सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, वो क्या क्या होंगी वो अभी हम तफसील के साथ देखेंगे। सो आई होप के इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाई वी नीड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ सिस्टम। जी क्लियर है इंट्रोडक्शन सबको? चलें, वंस द इंट्रोडक्शन इज क्लियर अब हम थोड़ा सा उसको एक दो एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं ये सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो रही है और फिर उसके बाद हम जनरल फॉर्म में देखेंगे कि सिस्टम के ऊपर हमें क्या कुछ अप्लाई करना चाहिए। So, for example, first of all, let us consider the stick which is shown to you and a force F is being applied on this stick at point A. So, in figure A, ये जो पहली figure है, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि you are basically holding a stick from point B and a force F is being applied on it at point A. Now, in order to move this force F to any other point which is on the line of action of this force, से मैं इस फोर्स को मूव करना चाहता हूँ किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे पड़ता है, सपोज पॉइंट बी के ऊपर मूव करना चाहता हूँ, तो पॉइंट बी के ऊपर मूव करने के लिए मैं करूंगा क्या कि आई एम गोइंग टू अटैच इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ एट पॉइंट बी। से ओरिजिनल फोर्स मेरे पास एफ थी जो पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई हो रही थी, मैंने पॉइंट बी पे जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ पे लाई करता है इस पे मूव करने के लिए पॉइंट बी के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट एफ एंड माइनस एफ जो है वो अप्लाई कर दिए। नाउ व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस
दैट इज F at A and minus F at B, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है? जीरो है, बिकॉज both of them are equal forces, both of them have the same magnitude but opposite direction, so the net effect of these two forces, that is F at A and minus F at B, is going to be zero. It means कि मैं फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ट्रांसफर करना चाहूँ तो विदाउट मॉडिफाइंग इट एक्सटर्नल इफेक्ट मैं ये काम कर सकता हूँ. सो फोर्स F हैज नाउ बीन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A to point B without modifying its external effect on the stick, that is the reaction at the grip would remain same. यानी अगर आपके स्टिक को पकड़ा हुआ है तो आपके हाथ पे जो रिएक्शन महसूस होगा वो वही होगा अगर बेशक आप उसको A पे अप्लाई कर दें फोर्स को या उस फोर्स को B के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें. दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एज वेल, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, विच स्टेट्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज बेसिकली अ स्लाइडिंग वेक्टर. सो आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट. सो आपके पास अभी आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे सिस्टम्स की, अगर तो आपने फोर्स को ट्रांसफर करना है किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करता है, तो विदाउट चेंजिंग एनी एक्सटर्नल इफेक्ट आप इस फोर्स को जहां भी मूव करना चाहें उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलग आप जो है वो उसको मूव कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी कोई जवाब दे दें. सर रिएक्शन ऑफ द ग्रिप रिमेन्स द सेम, क्या मतलब सर? यानी एक्चुअली आप जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपको रिएक्शन जब एक्चुअली होता क्या है कि आप अभी इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जब हम स्टार्ट करेंगे, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, जिसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम्स जो है वो बना रहे होंगे. तो आपने जब इस स्टिक की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और इस हाथ को आप रिमूव करेंगे तो आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगी इस हाथ पे, तो दैट वुड रिमेन सेम. यानी आपको एक तरह से पॉइंट बी के ऊपर यही एक फोर्स मिलेगी, बेशक आप उसको पॉइंट ए पे अप्लाई कर दें, पॉइंट सी पे अप्लाई कर दें, पॉइंट डी पे अप्लाई कर दें, आपको सेम इफेक्ट मिलेगा इस पॉइंट बी पे इस फोर्स की वजह से, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी. इट मींस के आप इस फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, यू आर गोइंग टू गेट द सेम इफेक्ट. ठीक है? ठीक. अच्छा, अब थोड़ा सा हम सिनेरियो चेंज करते हैं. सिनेरियो चेंज किस तरह करते हैं? लेट मी नाउ अप्लाई दिस फोर्स F in such a way that its line of action is not in line with point B जिसके ऊपर मैं इस फोर्स को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं. ठीक है? सो अब क्या होगा कि आपके पास ये फोर्स दिखाई गई है जो पॉइंट A के ऊपर ही अप्लाई हो रही है, बट इट इज नाउ अप्लाइंग being applied perpendicular to the axis of the stick. So the same procedure can also be used to move a force to a point that is not in line of action of force. For example, if F is applied perpendicular to the stick, then we can attach a pair of equal but opposite forces F and minus F at point B. अब क्या होगा कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था कि फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही थी, मैंने इसी फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस पॉइंट बी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर ली थी. इसी तरह अब इस केस में मेरे पास फोर्स पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई हो रही है. मैं करता क्या हूं कि ओरिजिनल फोर्स ये है जो पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी के ऊपर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ जो है वो अप्लाई कर लेता हूं. ओके, नाउ अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, दैट इज एफ एट ए एंड माइनस एफ एट बी. कैंसिल आउट हो जाए, फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट आरंट दे मेकिंग अ कपल? जी सर, बिल्कुल. ठीक है? सो इट मींस के जब आप किसी फोर्स को ट्रांसफर करते हैं टू एनी अदर पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, तो होता क्या है कि आपको एक एडिशनल कपल मोमेंट जो है वो अपने एनालिसिस में जो है वो शामिल करना पड़ता है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि आपने इस फोर्स को मूव कर दिया टू दिस पॉइंट, मूव करने के नतीजे में आपको ये एडिशनल एक कपल मोमेंट मिला जो कि आपको अपनी एनालिसिस में शामिल करना पड़ेगा. वजह क्या है कि सिंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जिस पे आप फोर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको जो है वो एडिशनल कपल मोमेंट अपनी उस रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दीज सिस्टम्स इक्विवेलेंट. नाउ दीज टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट जो कि आपकी ग्रिप के ऊपर या हाथ के ऊपर जो है वो फील होगा. इसी तरह अगर मैं पिछली फिगर की बात करूं, दीज टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट. तो जब कोई भी फोर्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी ऐसे पॉइंट पे
जिसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रही है फोर्स की, तो आप बगैर किसी एडिशनल चीज के उस फोर्स को सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं उस पॉइंट पे। हाउएवर अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इट मींस कि जब भी आप फोर्स को ट्रांसफर करेंगे किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पास नहीं कर रहा होगा, तो आपको एडिशनली एक कपल मोमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी जिक्र हुआ था, कपल मोमेंट क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है या स्लाइडिंग वेक्टर होता है? चलें थोड़ा सा गौर से यहां देखें। therefore the force F can be moved from point A to B provided a couple moment M is added to maintain its equivalent system. So this couple moment is determined by taking the moment of this force F about point B, या इस couple moment को हम F into D से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2D कर रहे हैं या 3D कर रहे हैं तो R cross F से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। Moreover M is actually a free vector। फ्री वेक्टर से क्या मुराद है कि आप इस स्टिक के ऊपर कहीं भी इसको जो है वो अप्लाई करेंगे, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। हमेशा इससे पहले भी हमने देखा था कि कपल जो मोमेंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी पिछली स्लाइड्स पे जाएं जो हमने कल की थी, कपल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज फोर्स एफ एंड द अदर वन इज कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दीज RA एंड RB, रादर इट ओनली डिपेंड्स कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान क्या डिस्टेंस है, उसके ऊपर ये कपल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है। सो इट इज बेसिकली अ फ्री वेक्टर जिसको आप इस रिजिड बॉडी के ऊपर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। सो आपका कपल मोमेंट जो है वो एक तरह से फ्री वेक्टर आता है जो कि आप किसी भी पॉइंट पे इस स्टिक के अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दोनों स्लाइड्स के बाद थोड़ा सा हम जनरलाइज फॉर्म में एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, विच इज बीइंग शोन टू यू हियर। वी हैव अप्लाइड two forces on this rigid body. One is this force F1, the other one is this force F2. So we have a rigid body which is acted upon by two forces F1 and F2, and we have also applied a couple moment M on this rigid body. So जो ये rigid body हम consider कर रहे हैं इसके ऊपर ये तीन चीजें अप्लाई की जा रही हैं। एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है और तीसरी couple moment M है। Now we need to simplify this whole system, यानी दो फोर्सेस और एक कपल के बजाय हम अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं and we need to simplify the system at point O. अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, is the line of action of force F1 passing through point O? क्या फोर्स F1 की लाइन O से पास हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही। इट मींस के जब मैं इस फोर्स F1 को पॉइंट O के ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या एडिशनल चीज मिलेगी? मोमेंट मिलेगा सर। मोमेंट मिलेगा। वो मोमेंट में कैलकुलेट कैसे करूंगा? चूंकि मैं वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं तो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट R1 क्रॉस F, where R1 is the position vector from point O to the line of action of this force F1. यहां तक का पॉइंट क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, अब सेकंड चीज, इसके ऊपर एक अदद फोर्स F2 भी अप्लाई हो रही थी। इज दिस F2 पासिंग थ्रू पॉइंट O? नहीं सर, ये भी नहीं पास हो रही। ये भी नहीं पास हो रही। सो वंस आई एम मूविंग दिस F2 टू पॉइंट O, व्हाट शुड आई गेट? कपल सर। I am going to get another couple moment which is M2 here, which is equal to R2 cross F2, where R2 is basically the position vector from point O to the line of action of F2. Okay, the third thing which was acting on this rigid body was this moment M, couple moment M. So जिस तरह अभी जिक्र हुआ है, couple moment जो है it is basically a free vector, so I can directly transfer it to point O without any additional effect. So मैंने अब अपनी तमाम जो चीजें अप्लाइड थी उनको ट्रांसफर कर दिया टू अ कॉमन पॉइंट विच इज पॉइंट O. अब मेरे पास पॉइंट O के ऊपर जो चीजें एक्ट कर रही हैं वो ये पांच चीजें हैं, जिनमें से दो जो है वो फोर्सेस हैं F1 एंड F2। इसके अलावा तीन अदद कपल मोमेंट्स हैं M1, M2 एंड M। सो ये इन पांच चीजों के बजाय आई नीड टू सिंप्लीफाई माई सिस्टम टू अ सिंगल फोर्स एंड सिंगल कपल मोमेंट। वो सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा? अब आगे की कहानी सिंपल है। आपके पास जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स Fr।
So that resultant force Fr is going to be the vector sum of F1 and F2. So if we sum the forces and couple moments, we are going to obtain the resultant force Fr equal to F1 and F2. Similarly, आपके पास ये Fr आ गई जो पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही थी, which was the resultant of F1 and F2. Then आपके पास ये तीन अदद कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे थे, वेक्टर्स एक्ट कर रहे थे M1, M2 और M. आपने इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम ले लिया. सो इट इज गोइंग टू बी M वेक्टर प्लस M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर. सो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट moment vector MRO acting at point O. So you have simplified your original system, which is shown at figure A, to a simplified system which is shown in figure C. Both these systems are equivalent and they are going to produce the same external effect. लेकिन system जो कि C में आपको show किया गया वो एक force और एक moment को represent कर रहा है. So इसको model करना अपनी analysis में जो है वो ज़्यादा simplify हो जाता है. So this is how you can simplify your ओरिजिनल सिस्टम जिसपे मुख्तलिफ फोर्सेज और मुख्तलिफ कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे हो टू अ सिंगल फोर्स एंड सिंगल मोमेंट एज आई हैव डन इट हियर इन द फिगर. सो एफआर की अगर हम बात करें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ पॉइंट ओ. हाउएवर एमआरओ डिपेंड्स ऑन दिस लोकेशन सिंस M1 and M2 आर बीइंग कैलकुलेटेड यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स R1 and R2. सो आई होप कि ये सिंप्लीफिकेशन किस तरह हुई है ये हर एक को क्लियर हो गया. कोई क्वेश्चन हो आपका तो काइंडली अभी पूछ सकते हैं. नो सर. ओके, सो जब आपको इस तरह सिंप्लीफाई करना पड़े सिस्टम, तो आपने इन दोनों स्लाइड्स को ध्यान में रखना है कि अगर तो वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे ही किसी पॉइंट पे उसको ट्रांसफर करना है तो फिर हमें किसी एडिशनल मोमेंट की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे लाई ना करता हो, तो फिर हमें एडिशनल कपल मोमेंट जो है वो उस पॉइंट के ऊपर लाना पड़ता है. इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अपने सिस्टम्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे होंगे. ओके, सो इन जनरल अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ फोर्स एंड कपल सिस्टम टू एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स Fr एंड रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO, फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर गोइंग टू बी यूज्ड. दैट इज Fr शुड बी इक्वल टू समेशन F, यानी आप फोर्सेस को सम कर लेंगे उस पॉइंट पे जिस पे आपने ट्रांसफर करना है, और कपल मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट कपल मोमेंट है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन MO प्लस समेशन M. अब ये दोनों टर्म्स क्या कहती हैं? समेशन MO और समेशन M में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज समेशन M एंड व्हाट इज समेशन MO? सर ये MO तो सर फोर्सेस का मोमेंट होगा ना, जो हमने फोर्सेस जब उसको O पे लेके आए हैं तो उसके जो मोमेंट निकले हैं तो उनके. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो MO यहाँ इस केस में क्या है? दिस इज बेसिकली समेशन MO विच इज M1 प्लस M2. ठीक है, यस सर. और समेशन M क्या है? यहाँ तो चूंकि एक ही कपल एक्ट कर रहा था तो आपने उसको M लिख लिया. अदरवाइज अगर मैं आपसे कहता है कि यहाँ दो कपल एक्ट कर रहे हैं, दो कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को सम कर लेते हैं इन दिस समेशन M टर्म. तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी जो पहली इक्वेशन है, इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, या सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट ऑफ द सिस्टम is equivalent to the sum of all the couple moments summation M, यानी जो भी couple moments उसके ऊपर अप्लाई हो रहे थे उनका सम प्लस द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस समेशन MO, यानी जितनी भी फोर्सेस को ट्रांसफर करने से जो मोमेंट आ रहे हैं उन दोनों चीजों को आपने सम करना है. अप्लाइड मोमेंट्स और फोर्सेस को ट्रांसफर करने से जो मोमेंट्स आ रहे हैं दोनों का सम लेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट अबाउट पॉइंट O विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज MRO. तो जब हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हो तो आपने ये दो इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर लेनी है. वेक्टर फॉर्म से क्या मुराद है कि आपके पास F जो है सारे I J K कंपोनेंट्स में लिखे हुए होंगे. आप समेशन F करके Fr की वैल्यू फाइंड कर लें. इसी तरह आपके पास तमाम मोमेंट्स जो है वो I J K कंपोनेंट्स में लिखे हुए होंगे. आप उनको सम करके MRO जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. हाउएवर अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी एक्स वाई प्लेन में कोई चीज पड़ी हुई है और उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेज और मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आप बजाय वेक्टर फॉर्म में लिखने के उसको स्केलर इक्वेशंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग समेशन F इक्वेशन टू समेशन Fx समेशन Fy. यहाँ से आपको रिजल्टेंट के दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और आप मोमेंट्स को क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज की फॉर्म में जो है वो सम कर सकते हैं, अलजेब्राइक सम कर सकते हैं बाय टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव. वही साइन कन्वेंशन जो हम इससे पहले जो है वो इस्तेमाल करते रहें. तो टू डायमेंशन के लिए आप ये स्केलर इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, थ्री डायमेंशन के लिए
आप वेक्टर इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ठीक है, तो जब अभी हम आज के लेक्चर में चूंकि अभी हैं 15 मिनट, तो आज हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएं। लेकिन इस पूरे टॉपिक का मकसद क्या है वो मैं दोबारा बता देता हूं कि आपको अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए इस चीज़ की इस टॉपिक की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। सिंप्लीफाई करने से क्या मुराद है कि लेट अस सपोज कि आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर 3-4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसके अलावा उसके ऊपर 3-4 कपल मोमेंट्स एक्ट कर रही हैं। आपको इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है टू अ सिंगल फोर्स एंड सिंगल कपल मोमेंट, ताकि आप उसको मॉडल कर सकें। बजाय इसके कि 3-4 फोर्सेस और मोमेंट्स को आप मॉडल करें, आप उस सिंगल फोर्स को मॉडल करें, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप इन इक्वेशंस की हेल्प लेंगे कि जब आप फोर्स को ट्रांसफर करेंगे टू अ सिंगल, जाहिर है वो फोर्सेस जो एक्ट कर रही होंगी वो किसी एक पॉइंट पे तो उस रिजिड बॉडी की एक्ट नहीं कर रही होंगी, डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही होंगी। आपने इन तमाम फोर्सेस को किसी एक पॉइंट पे यकजा करना है, तो उसके लिए फिर आप इस टॉपिक की हेल्प लेंगे। आप फोर्सेस को तमाम को ट्रांसफर करेंगे टू दैट पॉइंट, और उस ट्रांसफर के नतीजे में आपको हो सकता है कुछ एडिशनल कपल मोमेंट्स मिलें। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर फोर्स उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं आप किसी फोर्स को, तो फिर डेफिनेटली आपको ट्रांसफर के नतीजे में कपल मोमेंट्स मिल रहे होंगे, जिनको फिर आपने उन पॉइंट्स पे ट्रांसफर करके समेशन एफ और समेशन एम वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई करके सिंगल फोर्स और सिंगल कपल के ऊपर जो है वो रिड्यूस कर लेने।